वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी विथ पांडव। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हमारे टॉपिक है समास। कल मैंने यूएनओ के बारे में बताया था, एक छोटा सा टॉपिक उठाया था, उसको क्लियर किया था। आज हम हिंदी का पार्ट लेके चल रहे हैं समास को। तो एक्चुअली मैं समास को क्लियर करने वाला हूँ। समास का जो 6 भेद है, ठीक है, उसको क्लियर करूँगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो समास किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो सार्थक शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे समास कहते हैं। आई थिंक मैंने डेफिनेशन बता दिया, ठीक है। तो दो या दो से अधिक, यानी प्लस कर दिया हूँ, दो या दो से अधिक शब्दों से जो सार्थक शब्द बनते हैं उसे समास कहते हैं, ठीक है। अब देखो, समास के 6 भेद हैं, आप डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। और आपको सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, समास के कितने भेद हैं। समास के 6 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अब 6 को मैं डील करूँगा, ठीक है, क्योंकि यही 6 में से पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12 बनते हैं। तो फर्स्ट डील करता हूँ मैं। फर्स्ट होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ओके। चलो इसको बताता हूँ। अव्ययी भाव समास ऐसा शब्द होगा जिसके आगे आप देखोगे कि उसमें उपसर्ग लगा होता है। यानी कहने का मतलब, जिन शब्दों के आगे आगे में प्रायः प्रायः यूज करना है, उपसर्ग लगे होते हैं। पहचानने की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे आप पहचानोगे, ठीक है। पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, ना कि मैं इसका डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक। अव्ययी भाव समास में वो ऐसा शब्द होगा जिसके आगे में हमेशा जो है ना उपसर्ग लगा होता है। तो उपसर्ग आपको पता होगा, 22 या 24, संस्कृत में 22 या 24 उपसर्ग हैं, हिंदी में उससे ज़्यादा हैं। जैसे है प्र, प्राप, सम, निस, निर्दिश, दूर, आनि, आ, विधि, अति, अपि, सु, ये सब है, ठीक है, उपसर्ग। बहुत सारे और हैं, मैंने कम ही बताया था, ठीक है। तो इसका ये हो गया। एंड सेकेंड थिंग कि आपको अगर उस शब्द का पहला जो शब्द है, अगर तोड़ते हैं 2 शब्द निकलता है, उसका पहला शब्द जो है, प्रथम शब्द, उससे और भी शब्द बन सकते हैं। यानी प्रथम शब्द से और भी शब्द बन सकता है। अब देखो, एग्जाम्पल से बताऊंगा तब क्लियर होगा। अब चलो एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो प्रतिदिन। अब देखो इसमें 2 शब्द है, बिल्कुल दिख रहा होगा, 2 शब्द है इसमें, एक प्रति, एक दिन। तो प्रति जो है ये उपसर्ग है, तो आप पकड़ लोगे कि ये अव्ययी भाव समास है। आई होप कि आप समझ रहे होगे हमारी बातों को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एक नेक्स्ट ले लो, यथा संभव। यथा संभव। अब देखो प्रतिदिन है, तो प्रतिदिन से एक शब्द और बन सकता है, प्रत्येक, ठीक है, प्रतिहार। तो आप देख रहे हो ये दोनों हमारा अप्लाई कर रहा है। पहला शब्द उपसर्ग है, सेकेंड शब्द से और भी शब्द बन रहे हैं, ठीक है। ये और में एक ही होगा ऊपर, यथा संभव। अब देखो इसमें 2 है, एक यथा, एक संभव। यथा जो है उपसर्ग है, ठीक है, हिंदी में उपसर्ग है यथा। और यथा से और भी शब्द बन जाते हैं, यथा उचित, ठीक है, यथा कथित। और भी आपको बताता हूँ, अनुरूप। इसमें देखो 2 शब्द है, एक अनु, एक रूप, ठीक है। अनु मतलब छोटा भी होता है, और रूप मतलब आपको आकृति होता है। तो ये देखो उपसर्ग है अनु, ठीक है। और अनुसार, अनुप्रचार, अनु, और भी कुछ बना सकते हैं आप, ठीक है, अनु से। अनु उपसर्ग मिल गया आपको। यानी ये आपको ये सेट हो गया कि जिस शब्द से आगे उपसर्ग होगा उसे क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास। यानी और जो पहला शब्द होगा उससे कोई और भी शब्द बन सकता है, ठीक है। तो आई होप कि अव्ययी भाव समास आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं सेकंड पे, समझते हैं सेकंड क्या होता है। सेकंड होता है तत्पुरुष समास।
इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तत्पुरुष समास। ओके, चलो दिखाता। अब देखो तत्पुरुष समास जो है, इसमें क्या होता है कि समास को विग्रह करने पर बीच में का, के लिए, में पर, यानी सिंपल आप समझ जाओ, बीच में इसको समास विग्रह करते समय कारक आता है। कर्ता ने कर्म को आपको याद होगा, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे हमारी भावनाओं को। तो आपको जैसे एग्जाम्पल में बताऊंगा, यानी हम डायरेक्ट बोल दिए कोई भी शब्द होगा अगर उसे तोड़िएगा, ठीक है, अगर आप उसको तोड़ोगे तो क्या होगा, उसके बीच में कारक यूज होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लो गगनचुंबी, गगन चुंबी, तो क्या होता है, गगन को चूमने वाला, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसका संधि विच्छेद, यानी इसका विग्रह करेंगे तो क्या होता है, इसका होता है विग्रह करने पर गगन को चूमने वाला, उसी को गगन चुम्बी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, को, आपको पता है को क्या है, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, आपको याद आया होगा कारक, देखो यहाँ पे आता है कर्म को, तो यहाँ पे कारक आई, कौन सा कर्म, कर्म कारक आई, तो ये क्या हो गया आपको तत्पुरुष समास। अगर इसी में पूछ सकता है गगन चुम्बी तत्पुरुष के कौन से समास हैं, तो हो जाएगा कर्म तत्पुरुष, जो सा समास लगा होगा, ठीक है, जो सा कारक लगा होगा वो समास हो जाता है। अगर डायरेक्ट आपको पूछेगा गगन चुम्बी कौन समास है, तो आप बोलोगे तत्पुरुष। अगर आपको पूछेगा गगन चुम्बी में तत्पुरुष के कौन से भेद हैं, तो आप बताओगे कर्म तत्पुरुष। ठीक है, इसी तरह मान लो कि एक करण, करण से लेते हैं, करण कारक से, मान लो कि एक पूछेगा करुणापूर्ण, क्या पूछ देगा, करुणापूर्ण, तो इसका होता है करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, जो करुणा से पूर्ण हो, तो यहाँ पे से आता है। तो आपको पता हो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ क्या है, करण कारक। तो अगर आपको पूछेगा कि करुणापूर्ण कौन सा समास है, तो आप लिखोगे तत्पुरुष समास। अगर यही पूछ देगा करुणापूर्ण तत्पुरुष समास के कौन सा भेद है, तो करुणा का, करुणापूर्ण का क्या होता है, विग्रह करने पे करुणा से पूर्ण, तो से कौन है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या हो गया, करण तत्पुरुष, तत्पुरुष। आई होप कि आप समझ रहे होगे। एक दो और बता देता हूं इसी पे। जैसे मान लो कि आपको देगा प्रयोगशाला, क्या देगा, प्रयोगशाला, तो इसका विग्रह करने पे होता है प्रयोग के लिए शाला, क्या होता है, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, सॉरी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक है, तो ये के लिए जो आप देख रहे हो, ये भी के लिए कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि तत्पुरुष, सॉरी, प्रयोगशाला कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। अगर पूछ देगा तत्पुरुष समास के कौन से भेद हैं, तो क्या होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष समास। आई होप कि आप तत्पुरुष भी समझ गए, यानी विग्रह करने पर कारक बीच में यूज होगा। ठीक है, या हो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, पर, जो हो। ठीक है, आपको कारक याद होगा। आई होप कि आप ये तत्पुरुष समास समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट। तो अब समास का थर्ड जो भेद है, कर्मधारय समास, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो इसमें भी दो शब्द होते हैं। एक कोई शब्द होता है जिसमें क्या होता है, आपको पता ही होगा, अगर समास है तो दो शब्द या दो से अधिक शब्द से बने होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पहला शब्द होता है, ठीक है, वो दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। ठीक है, आपको समझने की बात है, यानी पहला पद जो होगा, पहला शब्द या पहला पद, वो दूसरे शब्द की विशेषता बतलाता है। ठीक है, देखो अब कैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे एग्जाम्पल ले लो, नीलंबर। नीलंबर, नीलंबर आप सुनते होगे, नीलांबर, ठीक है। यानी नीला हो जिसके अंबर, ठीक है। यानी आप यहाँ पे लगा सकते हो कोई भी शब्द को विग्रह करने पे दोनों पद के मध्य में जो या के समान, दोनों शब्द के बीच में, पहले ये बता देता हूँ, आप दोनों शब्द के बीच में लगा सकते हो जो या के समान। अगर ऐसा कुछ आता है विग्रह करने के बाद, समान सॉरी, तो समझ जाना कर्मधारय समास। अब देखो अब देखो नीलांबर, नीलांबर हो गया मतलब कि अंबर किसके समान है, नीला। नीलांबर जो है कैसा है, नीला है। अंबर जो है, अंबर जो नीला है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो आ रहा है आप देख रहे हो। जैसे आप समान लो कि एक ले लो आप चंद्रमुखी, चलो चंद्रमुखी ले लो, चंद्रमुख, ठीक है। अब देखो इसका विग्रह करने पे क्या होता है, इसका विग्रह करने पे होता है कि चंद्र के समान मुख, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। एक दो ऑप्शन से और समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे एक और ले लो आप महापुरुष, चलो महापुरुष, यानी महान है जो पुरुष, इसका होता है महान है जो पुरुष, वो कहते हैं महापुरुष, जो पुरुष, ठीक है। तो ये देखो जो यूज है, के समान यूज है, जो यूज है, जो यूज है। तो आप देख रहे होगे जिस शब्द, अब देखो दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है। इसमें देखो चंद्र कैसा है, सॉरी चंद्र के समान मुख है, तो मुख कैसा है, चंद्र के समान। पुरुष कैसा है, महान। तो पहला शब्द जो है विशेषता बता रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे जो शब्द जो है पहले शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता हो वो होता है कर्मधारय समास। एंड आप उसके शब्द को विग्रह करने के बाद बीच में जो या के समान लगा सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि वो सटीक है तब आप कर्मधारय समास लगाना। जैसे महान पुरुष मैंने बताया है, महान है जो पुरुष उसको बोलते हैं महापुरुष, तो इसीलिए यहाँ पे जो लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कर्मधारय समास होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब आपका 4th नंबर है, कर्मधारय के बाद होता है द्विगु समास। क्या है, आप मान लो द्विगु समास, द्विगु समास। इस केस से मेरा हैंडराइटिंग नहीं बनता है। और द्विगु समास, अब इसको स्टार्ट करते हैं कि द्विगु समास क्या होता है। इसमें क्या होता है, आपको संख्यात्मक आपको सबसे पहला दिखेगा, संख्यात्मक, कोई भी शब्द के आगे आपको संख्या का कोई शब्द दिखेगा द्विगु समास में। सिंपल और इजी वे से आप यही समझना, द्विगु समास में जो होता है संख्यात्मक यानी संख्यावाचक लिख सकते हो आप, संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है। अब देखो जैसे पूछ देगा आपको चौराहा, एग्जाम्पल चौराहा, तो इसमें देखो आपको चार दिख रहा होगा, चार, तो इसका मतलब है द्विगु, ठीक है। नवरत्न, ठीक है, नवरात्र होता है, तो नव क्या है, 9 होता है, नव मतलब 9, तो ये क्या हो गया, द्विगु समास। अब देखो त्रिलोक, आप यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, त्रिलोक, ये देखो 3 दिख रहा है यानी द्विगु समास, यानी किसी भी शब्द के आगे क्या होगा, संख्यात्मक होगा तो द्विगु समास होगा। अब देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों में कि वो देखता है दशानन, क्या देखता है, रुको अभी क्लियर करता हूं, दशानन, तो सोचता है यहाँ पे 10, तो ये क्या करता है, दशानन ये मार देता है द्विगु समास में, ठीक है। सोचता है कि सर ने बताया था कि जिस शब्द के आगे संख्यात्मक हो वो हो जाएगा द्विगु समास, तो बच्चों ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करो, अगर ऑप्शन में द्विगु समास से रहेगा और बहुव्रीहि भी रहेगा, दशानन अगर पूछेगा, तो पहले सबका पिताजी होते हैं बहुव्रीहि, कौन होते हैं, बहुव्रीहि, ठीक है।
तो आपको बहुब्रीहि मारना है। जैसे कुछ अब मैंने यहाँ त्रिलोक बताया, ठीक है, अगर त्रिलोक पूछता है और ऑप्शन में बहुब्रीहि देता है तो आपको क्या मारना है, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि सबके फादर हैं, ठीक है, तो पहले इनके फादर को मानना है। अगर फादर नहीं दिया हुआ है तो उनके पुत्र दिगु को आप मान के चलोगे। अगर दशानंद दिया हुआ है, बहुब्रीहि ऑप्शन भी नहीं दिया है, उसमें दिगु, द्विंद, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष दिया है तो आप दिगु मारना। संख्यात्मक होगा। अगर देखो बहुब्रीहि में क्या होता है, पहले बहुब्रीहि थोड़ा बता देता हूँ, आप समझ जाओगे। बहुब्रीहि में क्या होता है, कोई भी शब्द है तो इसका तीसरा मीनिंग निकलता है, दो शब्द मिलके इसका तीसरा मीनिंग निकलता है बहुब्रीहि में। जैसे दशानंद किसको बोलते हैं, रावण को, तो तीसरा मीनिंग निकला, तो इसको क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि, ठीक है। जैसे लंबोदर, लंबोदर जिसका लंबा उदर, किनको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं। तीसरा मीनिंग निकला इस शब्द का, दो शब्द से मिलके बना है, ठीक है, तो इसका तीसरा मीनिंग गणेश जी, तो ये बहुब्रीहि। लगभग बहुब्रीहि समास में भगवान के नाम होते हैं, लगभग। अब देखो आपको द्विगु समास मैंने बता दिया, ठीक है, यानी किसी संख्या के आगे नवरत्न हो, सॉरी 1 से 10 तक कोई संख्या हो, कोई भी संख्या हो, 1 से 10 ही नहीं, कोई भी संख्या हो, संख्यात्मक शब्द हो, संख्यावाचक शब्द हो, तो वो द्विगु समास होंगे। अब आपको मैं बताता हूँ द्वंद्व समास। क्या बताऊंगा, दूसरा, सॉरी पचमा, नहीं आगे चलते हैं, इस पेज में कचरा नहीं करेंगे, चलो पांचवा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक है। अब देखो द्वंद्व समास समझाता हूं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या होगा, इसमें आपको योजक चिन्ह होगा। क्या होगा, योजक चिन्ह, यानी कोई भी शब्द के बीच में ये आप इसको योजक चिन्ह करते हैं इसको। जैसे देखो आप लिखते होगे आना जाना, किसी भी कहीं लिखते होगे तो आना जाना ऐसे लिखते होगे, खाना पीना, उठना बैठना, ठीक है, लेन देन, ठीक है। जैसे दाल रोटी, तो दो शब्द का कॉम्बिनेशन जब बोलते हैं तो इसमें लगाते हैं योजक चिन्ह, तो ये हो जाएगा आपको द्वंद्व समास, ठीक है। ये तो पूरा इजी था। अगर यही द्वंद्व समास में दोनों तरफ के शब्द एक समान रहते तो ये अव्ययभाव समास हो जाता है। ये एक पर्सनल एक अच्छी रूल है, यानी मान लो कि धीरे धीरे आप कहीं देखोगे, धीरे धीरे, ये है हाइफन सॉरी योजक चिन्ह, तो आप सोचोगे योजक चिन्ह है, द्वंद्व समास मान लेते हैं, लेकिन हो जाएगा आपका गलत। द्वंद्व लिखोगे तब दो शब्द दोनों योजक चिन्ह से है, ठीक है, दोनों के बीच में दोनों शब्द बराबर हैं तब हो जाएंगे अव्ययभाव समास, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होगे। अगर यहीं पे मान लो कि अलग अलग, एक दो और ऑप्शन बता देता हूँ, कहीं कहीं लिखते हो अलग अलग, तो अगर पूछ देगा तो आप देखोगे कि योजक चिन्ह है, चलो भाई द्वंद्व समास मारता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा भूल नहीं करना है। दोनों योजक चिन्ह होंगे तो दोनों शब्द अलग अलग होंगे, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, लेन देन, दाल रोटी, ठीक है। तो ये सब शब्द हुए आपको द्वंद्व समास। अगर दोनों तरफ योजक चिन्ह के दोनों तरफ समान शब्द रहे तो वो अव्ययभाव समास होती है, अव्ययभाव समास होता है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट, यानी आपके जो है लास्ट, वो समास के लास्ट वेद, वो है आपके छठा बहुब्रीहि, जो सबके पापा होते हैं, बहुब्रीहि। देखो अब बहुब्रीहि हमें समझाना है, इसमें कुछ नहीं सोचना है, इसमें बस सिंपल है। इसमें अधिकतर 90% जो होता है देवी देवता का नाम होता है, देवी देवता का नाम होता है, लेकिन क्लियर नहीं होता है, उसका मीनिंग हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। यानी हो सकता है, और इसका एक होता है कि कोई भी शब्द है, ठीक है, समूह के लिए एक शब्द होता है, कोई भी शब्द है, शब्द समूह के लिए एक होता है, शब्द समूह, ये भी समझाऊंगा मैं, टेंशन ना ले। एक शब्द, किसी भी समूह के लिए एक शब्द, तो उसे भी
बहुव्रीहि में लाएंगे। जैसे मान लो इसके लिए मैं एक ऑप्शन बता देता हूँ, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रियों के प्रधान है, मंत्रियों में प्रधान है, यानी बहुत सारे मंत्री मिला के आप प्रधानमंत्री बनाए, तो बहुव्रीहि। यही हुआ समूह जो है, शब्द समूह के एक शब्द हैं। अब 90% आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको 90% अगर कहीं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपसे सिर्फ देवी देवताओं के नाम पे अकॉर्डिंग पूछेगा। तो आपको मैं बताता हूँ क्या, बहुव्रीहि समास के कुछ ऑप्शन, ताकि आप आराम से इसको पकड़ लोगे। ठीक है, तो चलो बहुव्रीहि समास के थोड़ा ऑप्शन हम देख लेते हैं भाई। चलो, आपको मैंने पिछले पेज में ही बताया था जब हम द्विगु समझा रहे थे तब, कि दशानन है तो आप सोचोगे 10 है तो द्विगु मार देते हैं। मैंने बताया था संख्यात्मक होगी तो आप द्विगु मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप देखोगे दशानन है, इसका मीनिंग तीसरा निकल रहा है, दो शब्द से मिला बना हुआ है दशानन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दशानन का मीनिंग समझने की कोशिश करोगे कि इसका मतलब क्या था। दशानन किसको बोलते हैं, रावण को। तो ये तीसरा मीनिंग निकला, तीसरा मीनिंग जो ही निकला वो हो जाएगा बहुव्रीहि। ठीक है, जैसे देखो चक्र पाणि, यानी चक्र पाणि किनको बोलते हैं, विष्णु जी को। तो आपको पता रखना होगा किसको क्या बोलते हैं, चक्र पाणि विष्णु जी को बोलते हैं। भगवान का नाम आया बहुव्रीहि। ठीक है, पीताम्बर, पीताम्बर। ठीक है, तो यहाँ पे पीताम्बर किनको बोलते हैं, पीताम्बर हम बोलते हैं कृष्ण जी को। सॉरी, पीताम्बर कृष्ण जी को, बिल्कुल सही, याद भूल गया था मैंने। ठीक है, पीताम्बर कृष्ण जी को बोलते हैं, तो ये भगवान का नाम आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, बहुव्रीहि। मान लो कि एक क्वेश्चन आता है आपको, हाँ लंबोदर मैंने बता दिया, गणेश जी को बोलते हैं तो बहुव्रीहि। पंकज बोलते हैं, कमल, पंकज का मतलब होता है कमल, तो बहुव्रीहि। ठीक है, एक दो और बता देता हूँ, हाँ घनश्याम बोलते हैं, घनश्याम कृष्ण जी को, तो ये क्या हो गया, बहुव्रीहि। यानी भगवान का नाम आए तो आप डायरेक्ट समझना बहुव्रीहि समास है। अगर आप देखो यहाँ भी एक लोचा है, अब मैंने बोला था उसको क्लियर कर देता हूँ। अगर देख लो दशानन है, ठीक है, अब देखो आपको बोला था कि त्रिलोचन, त्रिलोचन बोलते हैं शिव जी को। किसको बोलते हैं, शिव जी को। तो भगवान का नाम है, ये बहुव्रीहि। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहे तो अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि है, अगर संख्यात्मक भी है और भगवान का नाम निकलता है उसका मतलब, तो आप बहुव्रीहि मारोगे। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तब आप, अगर संख्यात्मक है त्रिलोचन, ठीक है, यानी 3, दशानन 10, तो आप द्विगु मारोगे। कंफर्म हो गए आप। ठीक है, पहले किसको रेफरेंस दोगे, बहुव्रीहि को। सबके फादर कौन है, बहुव्रीहि। अब देखो पीताम्बर, जिसके पीला हो जिसके अंबर, तो मैंने वहाँ भी बताया था, याद रखो, तत्पुरुष समास में जिसमें कारक आए तो इसमें भी आया, पीला हो जिसके अंबर हो, या जो मैंने बताया था आपको याद होगा कि कर्मधारय में बताया था, ना कि तत्पुरुष में, कि आप अगर किसी भी शब्द के बीच में जो या के समान होगा तो वो क्या होगा, कर्मधारय। ठीक है, तो यहाँ भी बता रहा है अंबर कैसा है, पीला है। पीताम्बर, पीला हो जिसके अंबर, उसको पीताम्बर बोलते हैं। तो इसको डायरेक्ट आप कर्मधारय नहीं मारेंगे। अगर द्विगु बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि मारेंगे। आप समझने की कोशिश करें, अगर किसी भी शब्द का मतलब भगवान का नाम से निकलता है तो आप पहले बहुव्रीहि मारेंगे, उसके बाद दूसरे समास को रेफरेंस देंगे। पहले देंगे बहुव्रीहि, सबके पिता बहुव्रीहि। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तथा इस चैनल पे आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो जो है बहुत जल्दी आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो अगले एपिसोड के साथ। तो अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। संधि होना चाहिए, चाहे उपसर्ग होना चाहिए, प्रत्यय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि हम आपके सामने वो वीडियो ला के रख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।